गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, इसको पढ़ने जाएंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन जैसे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत हम उनकी फिजिकल स्टेट के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत हम लोग टिंडल इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत ब्राउनियन मूवमेंट का, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, ओरिजिन ऑफ चार्ज, इनके सब बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में आपका क्या है, ओरिजिन ऑफ चार्ज। So how the charge is produced in the colloidal solution। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो ओरिजिन ऑफ चार्जेज है, इसके लिए तीन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं: ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ आयंस, सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ द आयंस। ये तीन थ्योरीज हैं, इनके हिसाब से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है कि फ्रिक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन। ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, charge is originated, charge is produced, charge is generated। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। किसके बीच में? डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल के बीच में। सेकेंड वन है ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ द आयंस। आयंस के डिसोसिएशन से भी क्या होते हैं, चार्जेज डेवलप होते हैं कोलाइडल सोल्यूशन में। जैसे हम लोग सोप ले लेते हैं, सोप CH3 C17 H35 COO Na होता है। तो जब ये डिसोसिएट हो जाएगा तो C17 H35 COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। सो ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज इनटू आयंस, आयंस में टूट जाते हैं तो भी चार्ज डेवलप होते हैं। लेकिन ये भी थ्योरी ज़्यादा टिकी नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरी जो है ड्यू टू सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ द आयंस। तो ड्यू टू सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन का मतलब यहाँ पर एडजॉर्प्शन होना है, और आयंस का एडजॉर्प्शन होना है, और सेलेक्टेड आयंस का एडजॉर्प्शन होता है। तो इस थ्योरी के अंतर्गत हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस का देख लेते हैं कैसे होता है। पहले आप यहाँ पर देखिएगा, कोई एग्जाम्पल AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है, प्लस पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो सिल्वर आयोडाइड का जो है वो आपका क्या, कोलाइडल सोल्यूशन आ जाता है। इट फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर आयोडाइड। ठीक है। तो व्हेन AgNO3 रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड, द कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर आयोडाइड इज फॉर्म्ड एंड इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम नाइट्रेट, ये पोटेशियम नाइट्रेट रिमेन्स इन द सोल्यूशन के फॉर्म में रहता है यहाँ पर। तो AgI का क्या करता है, प्रेसिपिटेट कोलाइडल सोल्यूशन बनता है। AgI का क्या बनता है, कोलाइडल सोल्यूशन बन जाता है। तो इसमें इसका जो चार्ज होगा इस कोलाइडल सोल्यूशन का, इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसमें आयंस कौन से एडजॉर्ब होंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि ये जो आपके हैं, ये डिस्पर्स फेज पार्टिकल है, और डिस्पर्स फेज पार्टिकल पर ही आयंस को क्या होना है, एडजॉर्ब होना है। और कौन से आयन एडजॉर्ब होंगे देखते हैं फटाफट। अगर ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट आपने ले लिया गया है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और ये आपने ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। If we take a silver nitrate in excess amount, excess amount का मतलब जो है, excess amount में कौन होगा, जो डिस्पर्सन मीडियम होगा, डिस्पर्सन मीडियम जो है वो एक्सेस अमाउंट में होंगे। ठीक है। तो एक्सेस अमाउंट में डिस्पर्सन मीडियम होंगे। तो यहाँ पर जो सिल्वर आयोडाइड बनेगा, इस पर
और इस पर जो सिल्वर जो आपने डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल लिखा है, इसमें आप देखिएगा कॉमन आयन कौन है। कॉमन आयन यानी आपका जो ये आपका पोटेशियम आयोडाइड का जो बना है कोलाइडल सॉल्यूशन, और जो एक्सेस अमाउंट में यानी डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल लिया गया है, इसमें आपका कॉमन आयन कौन है। तो कॉमन आयन यहाँ पर देखेंगे सिल्वर यहाँ पर भी है, सिल्वर यहाँ पर भी है, ठीक है। तो सिल्वर यहाँ पर है तो सिल्वर गेट एडजॉर्ब। तो इसका मतलब जो है कॉमन आयन जो होंगे वो कॉमन आयन आपके क्या होते हैं, एडजॉर्ब होते हैं। तो AgI का आपका ये डिस्पर्स फेज पार्टिकल रहेगा। तो सिल्वर आयन आर गेट डिपोजिटेड और एडजॉर्ब ओवर द सरफेस ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, बिकॉज सिल्वर इज पॉजिटिव चार्ज। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा, यानी पूरे कोलाइडल सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज होगा। अब फिर से एक बार ध्यान देना कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसके जो पेरेंट लेटिस है, इनमें से एक कॉमन आयन क्या होगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। और कॉमन आयन कहाँ से, डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स और कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल में जो कॉमन होगा वही कॉमन आयन क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट को देखा यहाँ पर, ये हमारा डिस्पर्सन मीडियम था और ये सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बना। तो यहाँ पर सिल्वर आयन एक्सेस अमाउंट में है, तो ये और इन दोनों में देखा कॉमन क्या है, सिल्वर है, तो कॉमन आपका सिल्वर क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। अगर यही चीज़ हम लोग क्या कर दें, पोटेशियम आयोडाइड के केस में ले लें, अगर ये आपका डिस्पर्सन मीडियम है, तो डिस्पर्सन मीडियम है तो एक्सेस अमाउंट में ये हो जाएगा। क्लियर है। तो एक्सेस अमाउंट में जब होगा तो अब यहाँ पर देखिएगा सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड सिल्वर आयोडाइड, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर आयोडाइड है और यहाँ पर आयोडाइड है। तो कॉमन आयन फ्रॉम द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्सन मीडियम दे गेट एडजॉर्ब। तो यहाँ पर Ag है, AgI का आपका बन जाएगा, इस पर आयोडाइड आपके क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आयोडाइड क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है। तो आयोडाइड एडजॉर्ब हो जाएंगे, तो आयोडाइड पर कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ध्यान रखना है जो चार्ज का ओरिजिन है कैसे है कि सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द डिस्पर्सन मीडियम विच इज कॉमन टू द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज। तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल जो है उनमें से जो कॉमन होगा तो वो क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब होगा, और उसके एडजॉर्प्शन से जो चार्ज आ जाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका चार्ज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। ठीक है। तो सबसे पहले मेन क्या है, क्या चीज़ होना है, एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन टेक्स प्लेस। तो एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन टेक्स प्लेस इन ओन लेटिस आयन, जो भी लेटिस आयन होगा, यानी सिल्वर आयोडाइड का आपका लेटिस आयन है। ठीक है। तो इसमें एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन होगा, और कॉमन आयन कहाँ से आएंगे, डिस्पर्सन मीडियम से आएंगे। किससे आएंगे, डिस्पर्सन मीडियम से आएंगे, तो वो एडजॉर्ब होंगे। इस तरह से चार्ज आपका क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं यहाँ पर, FeCl3 इसको हॉट वाटर के साथ क्या करते हैं, कंबाइन कराते हैं, तो Fe2O3 विद X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है। ये आपका आ जाता है, और ये कैसा है, पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है। कैसा है, पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है, और ये किसकी वजह से आता है, एडजॉर्प्शन की वजह से, पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव की वजह से। तो इसके ऊपर जो कोलाइडल कौन से आयन एडजॉर्ब हो जाएंगे, Fe3 पॉजिटिव
Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। ये आपके 3 पॉजिटिव आपके कोलाइडल पार्टिकल जो होंगे इस पर एडजॉर्ब हो जाएंगे, तो ये पॉजिटिवली कोलाइडल सोल्यूशन आ जाएगा। किसकी वजह से? Fe3 पॉजिटिव के एडजॉर्प्शन की वजह से। सिमिलरली FeCl3 को फिर हम NaOH के साथ भी रिएक्शन करा दें तो ये बन जाता है Fe2O3 X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। और इस पर आपका OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन क्या हो जाते हैं? एडजॉर्ब हो जाते हैं। तो जब भी OH नेगेटिव आयन एडजॉर्ब हो जाएंगे तो ये आप हो जाएगा नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बच्चों एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि कौन से पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है और कौन कौन से नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो जनरली जो सल्फाइड होंगे वो सारे नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। हीमोग्लोबिन है, मेटल के ऑक्साइड हैं, हाइड्रोक्साइड हैं, ये सभी आपके कैसे होते हैं? पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। तो एग्जाम में अगर आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन कौन से हैं और नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन कौन से हैं। आगे चलते हैं। पहला इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है समझ लेते हैं पहले। एक यू शेप ट्यूब ले लेना है। क्या ले लेना है? यू शेप्ड ट्यूब ले लेना है। इसमें से कोलाइडल सॉल्यूशन आपको क्या करना है? भरना है। और साथ साथ में यहाँ पर एक प्लेट लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोड है यहाँ पर, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? बैटरी से जोड़ देंगे और ये स्विच है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है यहाँ पर? जैसे ही ये आपने कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया, इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन, ये आपके कोई इलेक्ट्रोड ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए, ठीक है। यह पॉजिटिव प्लेट मान लीजिए, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये आपका कैसा है? नेगेटिव प्लेट है। इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए हमने पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट ली हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट क्या करेंगे? पास करेंगे, तो इस कोलाइडल पार्टिकल में जो चार्ज पार्टिकल होंगे, जो कोलाइडल पार्टिकल एक निश्चित चार्ज वाला होगा, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, तो उन पार्टिकल का मूवमेंट चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो वो अपने अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ अपोजिटिवली इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगते हैं। यानी आपका अगर ये नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है तो ये सब पॉजिटिव प्लेट की तरफ पार्टिकल क्या करेंगे? मूव करेंगे, और मूव करने के बाद इससे कोलाइड हो जाएंगे, कोलाइड होकर प्रेसिपिटेट में चेंज हो जाएंगे। क्लियर? अगर यहाँ पर प्रेसिपिटेट आपको मिलता है तो समझ जाइएगा कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा था? पॉजिटिवली चार्ज था, क्योंकि आप जानते हैं कि अपोजिट चार्जेज में ही क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर आपका अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर पार्टिकल आपको प्रेसिपिटेटेड मिलेंगे, और यहाँ पर आप क्या करेंगे? अगर पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पर यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर क्या करेंगे? पॉजिटिव पार्टिकल जो है वो प्रेसिपिटेटेड मिलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन फटाफट देख लेते हैं क्या होता है। द मूवमेंट ऑफ किसका? कोलाइडल पार्टिकल का। द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल particles towards opposite electrode, opposite charged electrode, on passing electricity
on passing electricity is called electrophoresis. Clear? तो electrophoresis, the movement of the colloidal particle towards a positively charged electrode. जब भी इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ ये पार्टिकल मूव करने लगते हैं. और कौन से मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल का मतलब है पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज. पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज दे कैन मूव टू अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इन इट. तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करते हैं तो ये पार्टिकल होंगे, जैसे कोलाइडल सोल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, मूव करेंगे. अगर वो पॉजिटिवली है तो वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे और नेगेटिव है तो वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रोड पे जाके कोगुलेट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट में चेंज हो जाएंगे. क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कंबाइन होंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे. न्यूट्रल हो जाएंगे तो आपका कोलाइडल सोल्यूशन जो होगा वो कोगुलेट हो जाएगा. ठीक है, अनस्टेबल हो जाएगा. तो पहला है आपका ये इलेक्ट्रोफोरेसिस. एग्जाम में पूछा जाता है, डेफिनेशन आपको बता देना है. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस इसका थोड़ा सा देख लेते हैं. द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. द इलेक्ट्रोफोरेसिस टेल्स अबाउट द चार्ज इज प्रेजेंट इन द कोलाइडल सोल्यूशन. फिर से समझ लेना है, ये पार्टिकल जाके आयंस जो है यहाँ पर तभी कोगुलेट होंगे जब चार्ज होगा. तो ये यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में या फिर नेगेटिव प्लेट में ये जाके कोगुलेट हो जाते हैं. इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर कोलाइडल सोल्यूशन पर चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज की प्रेजेंस को ये बताता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेल्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इन द कोलाइडल सोल्यूशन. नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस. इलेक्ट्रोऑस्मोसिस. ठीक है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस. तो ऑस्मोसिस क्या होता है भाई? ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल है, मूवमेंट ऑफ द डिस्पर्स मीडियम. जो डिस्पर्स मीडियम के पार्टिकल हैं उनका मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस. तो सिंपल इसी इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं. इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज शेप्ड आपने क्या कर ली है, एक ट्यूब ले ली है और इसी में हमने कोलाइडल सोल्यूशन भर दिया. ठीक है, अब यहाँ पर एक हम लोग SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं, करंट पास कराते हैं. ठीक है, बैटरी से आपने जोड़ दिया. ये आपकी दूसरी, ये आपका मान लीजिए जो भी है. तो अभी जो इलेक्ट्रोफोरेसिस था उसमें पार्टिकल का डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का मूवमेंट था, लेकिन इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में क्या है, मूवमेंट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम का होगा. जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो यहाँ पर SPM लगा रखा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है. तो पार्टिकल का जो मूवमेंट है, कौन से पार्टिकल? डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का मूवमेंट है, रुक जाएगा. ठीक है, इनका पार्टिकल का मूवमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा. तो केवल कौन मूव करेंगे? केवल आपके पार्टिकल ऑफ डिस्पर्सन मीडियम मूव करेंगे. तो डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पर. द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ dispersion medium through semi permeable membrane on passing electricity is called
इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। अगर हम लोग डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दें, रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से या पार्चमेंट मेम्ब्रेन लगा देंगे तो उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तब ऐसे सिचुएशन में कौन मूव करेगा, डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल मूव करेंगे जब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास करते हैं। तो दिस प्रोसेस इज सेड टू बी इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो बता देना, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ पर हमें डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के मूवमेंट को प्रिवेंट करना है, रोकना है। इस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज सेड टू बी इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस इसको कहते हैं। एग्जाम में बहुत डेफिनेशन पूछी जाती है इसकी। अब आगे चलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बाद ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा आपका आ जाता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बाद ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं। अगर हमने यहाँ पर एक ट्रू सोल्यूशन ले लिया है, ट्रू सोल्यूशन मतलब NaCl सोल्यूशन ले लिया, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन ले लिया है, और यहाँ पर कोई एक लाइट पास करते हैं। ठीक है, तो लाइट जैसे ही पास करेंगे और यहाँ से हम देखें इसको, कहाँ पर जो लाइट पास कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर आपको देखना है। ठीक है, तो वी कैन सी इन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर यहाँ से इसमें देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी आपको लाइट नहीं दिखाई देगी। किसमें, NaCl सोल्यूशन में या ट्रू सोल्यूशन में। ट्रू सोल्यूशन में कोई भी आपको लाइट इस सोल्यूशन के अंदर अपीयर होती हुई नहीं दिखाई देगी या वहाँ पर आपको मूव करती हुई नहीं दिखाई देती है। ठीक है, ये ट्रू सोल्यूशन है। अगर कोलाइडल सोल्यूशन ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, कोलाइडल सोल्यूशन ले लिया जाए, कोलाइडल सोल्यूशन जो ले लिया जाए, तो अगर इसमें फिर कोलाइडल सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, लाइट पास करेंगे, तो इसका जो पाथ है, पाथ ऑफ लाइट जो है वो विजिबल हो जाता है। तो पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल। तो उसका जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है। एग्जाम्पल और समझते हैं, जैसे कि पुराने घर होते हैं, अगर उसमें से कहीं से पिन होल कैमरा बन जाए, पिन होल कैमरा का मतलब एक कहीं से सुराख हो जाए और घर के अंदर धुआं हो, धूल हो, तो आपको लाइट जो है मूव करती हुई दिखाई देती है। सिमिलरली सिनेमा हॉल में आप जाइएगा तो जो प्रोजेक्टर की जो लाइट है वो आपको मूव करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी स्मोक पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं। तो ये सब कोलाइडल सोल्यूशन एयर में बनाते हैं और इस वजह से वो उनका जो लाइट है उसका पाथ जो होता है विजिबल हो जाता है। ठीक है, तो कोलाइडल सोल्यूशन आप लीजिएगा, उसमें से लाइट पास करेंगे तो और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देखेंगे तो लाइट का जो पाथ है वो क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। और ये किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी लाइट का स्कैटरिंग कर देता है। कौन करता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कौन करता है, पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल इसको क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं। तो पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज लाइट को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, क्योंकि इनका साइज काफ़ी ज़्यादा होता है, 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक इनका पार्टिकल साइज होता है। सो दे कैन स्कैटर द लाइट, लाइट को स्कैटर कर देते हैं। तो इसलिए जो पाथ है वो क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। ट्रू सोल्यूशन में विजिबल इसलिए नहीं होता क्योंकि इनका पार्टिकल साइज बहुत लेसर होता है, सो दे कांट स्कैटर द लाइट। और इसी स्कैटरिंग ऑफ द लाइट है की वजह से जो पाथ ऑफ लाइट है वो क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। और ये
फिनोमेना आपका कहलाता है टिंडल इफेक्ट। क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट। द path of light become visible. The path of light become visible when due to scattering of light, due to scattering of light. The path of light become visible due to scattering of light when it passes into colloidal solution. Is called टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट साइंटिस्ट के नाम पर टिंडल है उनका। तो टिंडल साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवरी की और देखा कि जब भी कोलाइडल सोल्यूशन में हम लोग लाइट पास करते हैं तो और उस लाइट को हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देखें तो इसका जो पाथ है वो आपको क्या दिखाई देता है? विजिबल दिखाई देता है। अगर आपकी ये लाइट जा रही है ऐसे तो पाथ ऑफ लाइट, ये जो आपका लाइट है ये जो आपका हो जाएगा वो विजिबल होगा। वो विजिबल किस वजह से होगा? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। स्कैटरिंग ऑफ द लाइट की वजह से ये क्या हो जाता है? विजिबल हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया टिंडल इफेक्ट। तो कंडीशंस क्या है टिंडल इफेक्ट के लिए वो थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट इज द कंडीशंस, एसेंशियल कंडीशन फॉर द। सो पहली कंडीशन फटाफट लिख लेते हैं। ये कंडीशन यहाँ पर है, कोई भी सोल्यूशन कैसे कोलाइडल सोल्यूशन जो है वो कैसे टिंडल इफेक्ट शो करेगा, उसके लिए हमारी कुछ कंडीशंस है। पहला, द डायमीटर ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स phase should not lesser as compared to wavelength of light. तो पहले ध्यान रखना है कि अगर जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसका वेवलेंथ जो है लाइट का वेवलेंथ है उससे कम डायमीटर का पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज नहीं होना चाहिए। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का जो डायमीटर है उससे नीचे नहीं होना चाहिए। अगर नीचे होगा तो फिर वो लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। लाइट को स्कैटर करने के लिए पार्टिकल का साइज थोड़ा सा लार्जर चाहिए। ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट से उसका डायमीटर है पार्टिकल का, कौन से डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का, वो कम नहीं होना चाहिए। सेकेंड वन इज तो सेकेंड पार्टिकल इज द सेकेंड पॉइंट इज दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम शुड बी लार्जली डिफ्रेंशिएटेड। यानी उनके बीच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिस्पर्स फेज का, यानी म्यू डीपी और म्यू डीएम, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए। कभी भी इक्वल ना हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो तभी ये आपका क्या होगा ऑप्टिकल एक्टिविटीज टिंडल इफेक्ट शो करेगा। सो थर्ड प्रॉपर्टी इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ब्राउनियन मूवमेंट। एक बॉटनी के साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट जिसको कह सकते हैं, रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने एक वाटर में कोलाइडल पार्टिकल
ये जो पोलन ग्रेन थे, सॉरी पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन को क्या किया, ऑब्जर्व किया, और पोलन ग्रेन को ऑब्जर्व करने के बाद ये पाया कि ये पोलन ग्रेन्स हैं, दे मूव रेंडमली, दे मूव रेंडमली, रेंडमली का मतलब दे हैव द जिगजैग, 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 they have the zigzag motion of the zigzag motion of the pollen grain। तो उन्होंने देखा कि वाटर में जब पोलन ग्रेन डाल दिए तो उन्होंने देखा कि पोलन ग्रेन किस तरह से मूव कर रहे थे, उनका मोशन कैसा था, जिगजैग मोशन था। तो सेम वही सिचुएशन आपका किसमें, कोलाइडल पार्टिकल में क्या करी गई, देखा गया। तो कोलाइडल पार्टिकल भी जिगजैग मोशन में रेंडमली क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, और इसी मूवमेंट को क्या कहा गया, ब्राउनियन मूवमेंट कहा गया। तो डेफिनेशन लिखते हैं, द जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन का मतलब ध्यान रखना है डिस्पर्स फेज के पार्टिकल, किसका मूवमेंट होगा, द मोशन ऑफ द जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन, ब्रैकेट में लिख देंगे डिस्पर्स फेज, इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट आपका ये कहलाता है, तो ध्यान रखना है आपको। तो जिगजैग मोशन है पार्टिकल का, तो इसके पीछे रीजन क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल, यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल है, ये आप ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे रीजन देख लेते हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल के पीछे कोलाइडल सोल्यूशन का में पार्टिकल है, उनका मूवमेंट जो है वो जिगजैग है, उसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन। तो रीजन ऑफ, तो रीजन जो है अनइक्वल, अनइक्वल की जगह अनबैलेंस रख सकते हैं। अनबैलेंस या इम्बैलेंस दो शब्द होते हैं। अनबैलेंस, बम्बार्डमेंट, बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ dispersion medium to the की जगह over the particle of disperse phase। ठीक है। तो अनबैलेंस या इम्बैलेंस बम्बार्डमेंट, यानी जो आपके डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल हैं उनको क्या कर देते हैं, कोलाइड कर देते हैं, उनको धक्का मारते हैं, तो वो किसी तरीके से मूव कर सकते हैं। तो कैसे भी उनका मूवमेंट हो सकता है, जिगजैग मोशन में हो सकता है, ठीक है। तो जब अनबैलेंस बम्बार्डमेंट होगा तो मोशन कैसा हो जाता है, जिगजैग। कौन इनको बम्बार्डमेंट करता है, इनको कौन कोलाइड करता है, तो कोलाइड करने के पीछे कौन है, डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल हैं। जो डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल हैं वो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल को क्या कर देते हैं, कोलाइड कर देते हैं। इसलिए अनइक्वल आपका जो है इम्बैलेंस बम्बार्डमेंट हो जाता है। और इम्बैलेंस बम्बार्डमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, की वजह से, इम्बैलेंस बम्बार्डमेंट की वजह से क्या है, ये पार्टिकल का मूवमेंट कैसा होता है, जिगजैग मोशन में हो जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस, तो पहला इम्पोर्टेंस है इसका, इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन। स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, ये कोलाइडल सोल्यूशन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। पार्टिकल जो है वो मूव करते रहते हैं तो भाई वो क्या होंगे, स्टेबल रहता। कोलाइडल सोल्यूशन कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। सो द मूवमेंट डू नॉट अफेक्ट द ग्रेविटी,
ठीक है। सो मोशन ऑफ द पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल ओवरकम द डेंसिटी, ओवरकम द ग्रेविटी। तो जो मोशन ऑफ द पार्टिकल है, जिगजैग मोशन की वजह से क्या होता है, ये पार्टिकल जो है मूव करते रहते हैं जिगजैग मोशन में, तो ग्रेविटी का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, इसलिए दे डू नॉट कोगुलेट, वो कोगुलेट नहीं होते हैं, बॉटम में सेटल नहीं होते हैं। तो ये इसका इम्पॉर्टेंस है कि जो आपका ब्राउनियन मूवमेंट है उसकी वजह से क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है कोलाइडल सोल्यूशन में, क्योंकि पार्टिकल लगातार मूव करते रहते हैं। अब इसके बाद तीसरी हम पहले पढ़ चुके इलेक्ट्रिकल, दूसरा पढ़ चुके ऑप्टिकल, और चौथा हम लोग पढ़ते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ वन इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो फोर्थ वन इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है। किसी भी कोलाइडल सोल्यूशन या किसी भी सोल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के मोल्स पर जो डिपेंड करती है वो प्रॉपर्टी आपकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। सो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट और डिस्पर्स फेज पार्टिकल। ठीक है, अगर ट्रू सोल्यूशन है तो सोल्यूट के मोल पर, अगर कोलाइडल सोल्यूशन है तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के मोल पर डिपेंड करने वाली। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ये वेरी लेस शो करते हैं, बहुत कम मात्रा में शो करते हैं, लेस अमाउंट में शो करेंगे। क्यों? बिकॉज दे हैव द लार्ज मॉलिक्यूलर मास। उनका जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है वो लार्जर होता है। तो आप जैसे देखिएगा डेल्टा टी बी एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट जो हो जाएगा के बी एम होता है। ठीक है, के बी एम को हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे मोलर मास ज़्यादा होगा तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, कम हो जाएगी। सो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ये आपका एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं शो करता है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट नहीं कर सकता है, वेपर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी शो नहीं करता। केवल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर की प्रॉपर्टी को क्या करता है, शो करता है। प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू पाई इक्वल टू सी आर टी। यहाँ पर कंसंट्रेशन है, आर आपका गैस कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर है, इसको ध्यान रखना। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ये बहुत कम शो करते हैं। और किससे मेजर कर सकते हैं इनकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर वाले मेथड से मेजर कर सकते हैं। और लास्ट है हम लोगों का फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग जान लेते हैं, पहली प्रॉपर्टी है इसमें हेट्रोजीनियस इन नेचर, हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। दूसरा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं आपका, इसका मतलब द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज इन डिस्पर्सन मीडियम डू नॉट यूनिफॉर्मली स्प्रेड, यूनिफॉर्मली मेक्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो हेट्रोजीनियस है, हम लोगों को लगता है ऐसा है कि ये होमोजीनियस है, लेकिन एक्चुअल में जब भी माइक्रोस्कोप से, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम लोग देखेंगे तो ये हेट्रोजीनियस नेचर के दिखाई देंगे। ठीक है, ये क्वाइट स्टेबल होते हैं क्योंकि ये आपका ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं, तो स्टेबल होते हैं। इनमें चार्ज होता है, तो जब चार्ज होगा तो फिर चार्ज की वजह से स्टेबल होते हैं। तो इनमें से चार्ज की वजह से क्या होता है, जैसे नेगेटिव चार्ज है कोलाइडल सोल्यूशन में, तो नेगेटिव इंटरेक्शन होगा, तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर की तरफ जाएंगे, और दूर की तरफ जाएंगे तो ये हमेशा एक्टिव रहेंगे पार्टिकल, और जब भी एक्टिव रहेंगे तो कोगुलेट नहीं होंगे, कोगुलेट नहीं होंगे तो स्टेबल होंगे। तो सिंपल है, अपने अंदर भी चार्ज आपको रखना है
और जब चार्ज आप रखेंगे तो भी आप एक्टिव रहेंगे तो फिर आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे और जीवन में सफल होंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक अपने घर में सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा।